Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture. So हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स एप्लीकेबल हो जाता है, और उस फोर्स का कैलकुलेशन किया था हमने, आपको याद आ रहा होगा। सो अब अगर किसी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पर कोई फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है जो उससे रोटेट करेगा, जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को रोटेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर के अलावा या उसकी जगह किसी लूप की बात करें, मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा करंट कैरिंग कंडक्टर हों जो आपस में कनेक्टेड हों और एक लूप फॉर्म कर रहे हों, आप देख सकते हैं लाइक A B C D, सपोज ये एक लूप है। इस लूप में एक करंट फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए सारे, इसकी साइड सारी करंट कैरिंग कंडक्टर कहलाएगी। और ये सारे करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपस में कनेक्टेड हैं, जो एक लूप को फॉर्म कर रहे हैं, ये अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिए जाएं, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर डायरेक्शन बी नज़र आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट अप कर दिया जाए तो ऑब्वियसली इन पर भी एक फोर्स एप्लीकेबल होगा, और वो फोर्स इस करंट कैरिंग लूप को रोटेट करेगा। यहाँ पर एक टॉर्क क्रिएट होगा जो उसे रोटेट करेगा। सो ऑब्वियसली हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। So in this process, consider the rectangular coil ABCD. Consider that a rectangular coil ABCD is suspended in a uniform magnetic field. यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। यहाँ पर हम इसे कॉइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है करंट कैरिंग कंडक्टर है, और कंडक्टर में करंट जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में या एक क्लोज लूप में फ्लो हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसे कॉइल कहेंगे। तो ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इसके हर एक पर्टिकुलर एंड पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और इसके बीच में इसे हमने लटका रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने इसे सस्पेंड कर रखा है, लटका के रखा हुआ है। सो लेट एल बी द सो लेट एल बी द लेंथ ए बी और सी डी एंड बी इज़ अ ब्रीथ ए डी एंड बी सी। आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगुलर लूप हमने कंसिडर किया हुआ है, इसमें जो ए बी और डी सी, ए बी एंड डी सी, ये जो लेंथ है, ये जो आर्म्स है, इनकी लेंथ है एल, स्मॉल एल, ठीक है। और ये जो ए डी और बी सी जो इसके आर्म है सर्कुलर रेक्टेंगुलर लूप पे, इनकी ब्रीथ है इनकी बी, ठीक है। सो हमने कंसिडरेशन ले लिया, हमने इनकी लेंथ भी फाइनली पता कर ली, क्योंकि आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे लगने वाले फोर्स की, तो यहाँ पर लेंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड था वो लेंथ के प्रोपोर्शनल था, या फोर्स जो था वो भी लेंथ के प्रोपोर्शनल था। सो नाउ सपोज दैट द कॉइल कैरीज करंट आई इन द डायरेक्शन ए बी सी डी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉइल ए बी सी डी में जो करंट फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन, ये करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से ए बी, बी सी, सी डी और डी, और इस करंट की वैल्यू सपोज कंसिडर की हुई हमने आई। तो सपोज करंट आई इज़ फ्लोइंग इन द ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए डायरेक्शन, ए बी सी डी ए, इस डायरेक्शन में इस तरह से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, देखिए यहाँ पर नॉर्मल कौन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल है ये वाई एन और एक्स एम और वाई एन, ये कॉइल के नॉर्मल है। मतलब ये जो ए बी सी डी कॉइल हमने कंसिडर की हुई है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसके नॉर्मल है ये, मतलब इसमें वाई एन और इस आर्म ए डी में 90 डिग्री का एंगल होगा, इसी तरह से इस बी सी और एक्स एम में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये नॉर्मल है। सो एक्स एम एंड वाई एन आर द नॉर्मल्स टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एट द पॉइंट्स एक्स एंड वाई, वो हमने देख लिया। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो नॉर्मल्स हैं, ये नॉर्मल्स मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन है, बी, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बी है इस डायरेक्शन में, इसी के पैरेलल हमने इस आर्म पर भी बना दिया बी, यहाँ पर भी बी, बी, ये बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। और सबसे खास बात, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से ये जो नॉर्मल हैं इस लूप के या इस कॉइल के, वो थीटा एंगल क्रिएट कर रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर सस्पेंडेड हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इस
कॉइल के नॉर्मल वाई एन और एक्स एम का एंगल थीटा है। यहाँ पर हमने नॉर्मल क्यों कंसिडर किए हुए हैं? नॉर्मल हमने इसलिए कंसिडर किए हुए हैं क्योंकि इस नॉर्मल को देखकर ही हम इस पर्टिकुलर कॉइल ए बी सी डी की एक्चुअल पोजीशन का अंदाज़ा लगा पाएंगे या इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। सो यहाँ पर ये जो नॉर्मल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इस नॉर्मल की मदद से ही हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इसके एंगल का कैलकुलेशन कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद आ रहा होगा इसके पहले हमने जब द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था और उसमें हमने कैलकुलेशन किया था फोर्स का, तब आपने देखा था कि जो फोर्स की वैल्यू है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन को कौन डिफाइन करेगा? अब यहाँ पर भी 4 करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो ऑब्वियसली इनकी जो पोजीशन है उसको डिफाइन करेगा ये एंगल थीटा ही। सो थीटा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पर टोटल 4 आर्म है लूप की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 4 फोर्सेस भी हमें कंसिडर करने होंगे। हर एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का इंडिविजुअल फोर्स कंसिडर करना होगा। सो लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर फोर्स F1 जो है वो एप्लीकेबल है आर्म AD पर, फोर्स F2 जो है वो एप्लीकेबल है आर्म BC पर, फोर्स F3 इज एप्लीकेबल ऑन द आर्म AB एंड द फोर्स F4 इज एप्लीकेबल ऑन द आर्म CD। और ऑब्वियसली ये जो फोर्सेज हैं किस वजह से हैं? ऑब्वियसली ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से हैं। कब एप्लीकेबल हैं? जब इन आर्म से इन कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो करंट फ्लो हो रही है तो इनसे लगने वाला जो फोर्स होगा वो F1, F2, F3 और F4 होंगे। और हाँ, सबसे खास बात अब यहाँ पर समझने वाली है कि F1, F2, F3, F4 की डायरेक्शंस कैसे पता चलेगी। तो चलिए वापस शुरुआत कीजिए या वापस याद कीजिए फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यस, आपको याद आ रहा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि अगर लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को अगर हम स्ट्रेच कर दें, ठीक है, सपोज ये हो गया थंब, ये हो गया 4 फिंगर, ठीक है, और ये हो गई सेंट्रल फिंगर। ठीक है, सो अगर सेंट्रल फिंगर किसे डिफाइन कर रही है? करंट को डिफाइन कर रही है। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रही है। तो ऑब्वियसली ये जो थंब होगा ये फोर्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, सो अब इस पर्टिकुलर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके आप इजीली यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। So F1, F2, F3 and F4 be the forces acting on the 4 current carrying arms DA, BC, AB and CD of the coil respectively due to the magnetic field. It follows that the force on the arm DA, ठीक है, अब ये जो फोर्स की वैल्यू थी ऑब्वियसली कल हमने कैलकुलेशन किया था, फोर्स जो होगा वो क्या होगा? वो करंट एलिमेंट, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा IDL और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर अब करंट एलिमेंट जो होगा वो आर्म्स होगी अलग अलग। सो फाइनली अगर मैं बात करूँ इसकी F1 की, सो F1 के लिए करंट एलिमेंट कौन होगा? यहाँ पर AD होगा, AD। ठीक है, या अब हम इसको AD ना पढ़ के DA पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में बात करेंगे। सो इट विल बी DA। ठीक है, सो DA विल बी द करंट एलिमेंट ऑब्वियसली। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किया है B। सो ऑब्वियसली इस मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेगा यहाँ पर फोर्स F1 को। सो हमने यहाँ पर इसलिए इक्वेशन लिख दी F1 इज इक्वल टू IDA, I इंटू DA मल्टीप्लाइड बाय B। सो फाइनली हमें F1 पता चल गया। अब यहाँ पर हमें पता है IDA इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द आर्म DA ऑफ द कॉइल, क्योंकि ये करंट एलिमेंट है और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। सो वेयर IDA इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आर्म DA ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब सिंस IDA एंड B मैक्स द एंगल 90 प्लस थीटा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें थोड़ा सा तो ये जो हमारा DA है, ठीक है, इस DA का एंगल कितना होगा? तो अगर आप देखें तो ये B से यहाँ तक का एंगल तो कितना हो गया? थीटा। आप देख सकते हैं इस नॉर्मल का और इस B का एंगल कितना हुआ? थीटा। और यहाँ पर इस नॉर्मल और इस ये नॉर्मल अगर है इस पर्टिकुलर लूप से तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि जो टोटल एंगल होगा कहाँ से कहाँ तक, B से लेकर इस DA तक का जो टोटल एंगल होगा वो होगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। तो अब अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है I क्रॉस DA, आप देख सकते हैं यहाँ पर IDA क्रॉस B, सॉरी, ठीक है, ये करंट एलिमेंट IDA क्रॉस B, हम इसे अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कितना होगा? ये आप इजीली इसको लिख सकते हैं IDA
बी साइन थीटा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए हम इजीली इसको आई डी ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पर आई डी ए क्या हो गया, आई डी बी इज द करंट एलिमेंट और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा इज एंगल बिटवीन आई डी ए एंड बी। सो फाइनली हमने यहाँ पर वही किया, हमने मॉड वैल्यू लिख दी आई डी ए की, ठीक है। बी को मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए साथ में मॉड लगा दिया है ताकि इसकी वैल्यू की बात होगी सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पर भी लिख दिया और साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। सो फाइनली यहाँ पर डी ए, अब यहाँ पर हम डी ए की अगर बात करें सो डी ए क्या होगा, देखिए यहाँ पर डी ए की वैल्यू आपको याद आ रहा होगा, स्टार्ट में ही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो डी ए होगा इस डी ए की वैल्यू होगी बी, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी होगी बी, इट मीन्स कि इनकी लेंथ, इनकी ब्रीथ है ये बी और इसकी लेंथ होगी एल। सो ऑब्वियसली यहाँ पर डी ए की वैल्यू हो गई बी। सो फाइनली हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, डी ए की जगह पुटअप कर देंगे बी और बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी और यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा इज़ अ कॉस थीटा। सो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर आ गई बी कैपिटल बी आई स्मॉल बी कॉस थीटा। सो ये F1 की वैल्यू आ गई, जो फोर्स एप्लीकेबल है आर्म डी ए पर, ठीक है, आर्म डी ए पर जो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है इस लूप के F1, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली फाइनली बी आई बी कॉस थीटा। अब सिंस फोर्स F1 acts on the arm DA in the direction of vector IDA cross B in the plane of the coil and in the upward direction, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अब आप फोर्स की अगर डायरेक्शन पता लगाना चाहें तो आप बिल्कुल फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, आपकी सेंट्रल फिंगर को आप अलाइन कीजिए करंट की डायरेक्शन में, आपकी फोर फिंगर को आप अलाइन कीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो फाइनली आप पाएंगे कि आपका जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा होगा आपको और ऑब्वियसली ये डायरेक्शन होगी फोर्स की, तो इजीली आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स F1 की हमने डायरेक्शन और इसकी वैल्यू का भी, या इसकी वैल्यू के लिए जो इक्वेशन होनी चाहिए उस इक्वेशन का भी कैलकुलेशन कर लिया इस तरह से। अब चलिए बात करते हैं फोर्स ऑन द आर्म B2 BC के लिए। तो अगर हम BC के लिए बात करें F2 की, फोर्स F2 इज एप्लीकेबल ऑन द आर्म BC, सो ऑब्वियसली इसके लिए भी वही फार्मूला होगा जो फार्मूला भी हमने इसके लिए कैलकुलेशन किया, आई बी सी, यहाँ पर करंट एलिमेंट कौन होगा, आई बी सी, करंट फ्लो हो रही है आई और आर्म की वैल्यू है बी सी। सो इसी तरह से और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। सो फाइनली यही डिफाइन करेगा F2 को। सो आई बी सी क्रॉस बी, ठीक है, ये फार्मूला हो गया हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का। सो वेयर आई बी सी क्या हो गया, इट्स अ करंट एलिमेंट। सो आई बी सी इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये करंट एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फॉर इन द आर्म बी सी। सो फाइनली यहाँ पर हमें पता है कि ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें। सो इस फोर्स या सॉरी इस इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें कितना होगा, तो ऑब्वियसली देखिए ये बी ने इस परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा, और इस परपेंडिकुलर की या इस नॉर्मल की इस बी सी आर्म से कितनी वैल्यू होगी, 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बी और इस बी सी, बी कैपिटल बी और ये जो बी सी आर्म है इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू है 90 डिग्री पूरा एंगल, ठीक है, और ऑब्वियसली सी बात है इसका बीच का एंगल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो फाइनली हमने यहाँ पर एंगल भी पता लगा लिया। सो अब अगर हम इसे देखें फिर से ध्यान से, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं F2 की वैल्यू आई बी सी, ठीक है, ये तो हो गया करंट एलिमेंट की वैल्यू, ये बी एज इट इज़ और फिर साइन थीटा। सो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर 90 माइनस थीटा। सो हम पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर F2 की वैल्यू आई बी सी क्रॉस बी साइन 90 माइनस थीटा। सो फाइनली हमारे पास ये एक इक्वेशन और आ गई। अब साइन 90 माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा। सो फाइनली यहाँ पर F2 की वैल्यू आ जाएगी बी आई बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फोर्स F2 एप्लीकेबल ऑन द आर्म बी सी भी कैलकुलेट कर लिया, उसकी इक्वेशन भी कैलकुलेट कर ली। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो बी आई बी कॉस थीटा F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू भी बी आई बी कॉस थीटा। इट मीन्स कि दोनों की दोनों फोर्स की वैल्यू बिल्कुल कैसी है, सेम है। दोनों फोर्स की वैल्यू F1 और F2 की वैल्यू कैसी है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि इनकी इक्वेशंस बिल्कुल सेम आ रही है F1। और अब F2 की अगर बात करूँ मैं डायरेक्शन की, तो F2 की डायरेक्शन का पता कैसे लगाया जाएगा, तो F2 की डायरेक्शन के लिए भी फिर अगेन वी विल यूज़ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अगेन just align your forefinger in the direction of the magnetic field B
your central finger in the direction of the current, then definitely your thumb will point out towards the downward direction. आप करके देखिए बिल्कुल इसे अलाइन करके, तो आप ये पाएंगे कि आपका जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर इंडिकेट होगा। सो इस तरह से यहाँ पर F1 और F2 को जब हमने पाया तो हमने ये देखा कि F1 और F2 की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है और इनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट है। इनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। So force F2 acts in the direction of vector IBC cross B in the plane of the coil and the downward direction, ठीक है। Thus forces F1 and F2 acting on the coil are equal in magnitude and opposite in direction. The forces F1 and F2 have the same line of action and their resultant effect of the coil will be zero. क्लियर। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर फोर्स F1 और F2 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों की लाइन ऑफ साइट दोनों एक ही लाइन ऑफ साइट में है, एक ही लाइन ऑफ साइट में है, तो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो। F1 और F2 की वजह से जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा यहाँ पर ज़ीरो। सो ये तो बात हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल आर्म्स की, विद वी वाली हॉरिजॉन्टल आर्म्स की बात हो गई इस रेक्टेंगुलर लूप में। अब चलिए हम बात करते हैं दो आर्म्स और बची है जो हमारी वर्टिकल आर्म है। कौन कौन सी आर्म बची है अभी, ए बी एंड सी डी। तो लेट अस कंसीडर आर्म ए बी। अब इस आर्म ए बी में अगर हम देखें तो करंट फ्लो हो रही है आई, और ये आर्म है ए बी, इसलिए यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, आई ए बी, ठीक है, ये करंट एलिमेंट हो गया। और ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें, सो नाउ द फोर्स ऑन द आर्म ए बी F3 विल बी आई ए बी क्रॉस बी। यह भी हमने देख लिया, फोर्स ऑन द आर्म ए बी क्या होगा, आई ए बी करंट एलिमेंट और क्रॉस प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड बी, ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द आर्म ए बी, और इसकी वैल्यू होगी F3 जैसा हमने कहा था। सो वेयर आई ए बी इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल, ठीक है। सो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर भी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी, और करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, ए टू बी। सो फाइनली द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द साइड ए बी इज़ 90 डिग्री। हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बी की बात करें और ए की बात करें तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, क्योंकि हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली सस्पेंड किया हुआ था इस ABCD लूप को। तो उस केस में यहाँ पर जो आर्म AB होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड B के, मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर होगी। सो फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, सो आई ए बी क्रॉस बी को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन, तो आई ए बी क्रॉस बी और यहाँ पर साथ में साइन 90 आ जाएगा। साइन थीटा होता है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि करंट एलिमेंट और बी के बीच का एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई ए बी बी। और सबसे खास बात यहाँ पर ए बी की जो लेंथ है वो कितनी होगी, एल, हमें पता है, हमने स्टार्ट में ही कहा था इसकी लेंथ कितनी होगी, एल। तो फाइनली यहाँ पर इस ए बी की जगह हम एल पुटअप कर देंगे, तो फाइनली ये हो जाएगा आई एल बी, तो ये हो जाएगा बी आई एल। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर F3 की जो वैल्यू होगी वो होगी बी आई एल। सो फोर्स F3 एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आई ए बी क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द पेपर टुवर्ड्स द रीडर। सो सिमिलरली यहाँ पर भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब आप अप्लाई करेंगे, व्हेन यू विल अलाइन योर सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, सो डेफिनेटली योर थंब, लेफ्ट हैंड थंब विल पॉइंट आउट टुवर्ड्स द डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये F3 I और B ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो फाइनली यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ द F3 होगी वो किस तरफ होगी, बिल्कुल ये आपकी तरफ इशारा कर रही है F3, आप देखिए टुवर्ड्स द रीडर, ठीक है, टुवर्ड्स द स्टूडेंट, ये F3 आपकी तरफ इशारा कर रही है। तो यहाँ पर जो F3 की डायरेक्शन होगी, सो फाइनली द फोर्स F3 एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर IAB क्रॉस B परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड टुवर्ड्स द रीडर, रीडर की तरफ, आपकी तरफ ये इशारा कर रहा है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें F4 की, ठीक है, F4 कहाँ पर है, ऑब्वियसली F4 है इस आर्म CD पर, इस आर्म CD पर है F4। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस
सी डी क्या है, बेसिकली आर्म हो गई, और यहाँ से फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सी टू डी। सी टू डी यहाँ से फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, सो करंट की डायरेक्शन है सी से डी की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी की तरफ। ऑब्वियसली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस सी डी आर्म और बी के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। सो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर भी हम जब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू के लिए जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा, आई सी डी करंट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सेम फार्मूला हमने यूज़ किया, करंट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और ऑब्वियसली वेयर आई सी डी इज़ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, आई सी डी क्या है, एक वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और ऑब्वियसली यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है सी टू डी, तो यहाँ पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, सी टू डी। क्लियर। सो फाइनली हमने यहाँ पर पुट अप किया एंगल बिटवीन आई सी डी एंड बी, हमें पता है 90 डिग्री। अभी हमने जस्ट देखा करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये करंट एलिमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। सो व्हेन वी विल पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, सो F4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी डी क्रॉस बी साइन 90। इसका क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी आई सी डी मॉड ऑफ बी साइन थीटा की जगह साइन 90 आ गया, साइन 90 की वैल्यू 1। सो फाइनली यहाँ पर भी जो सी डी है उस सी डी की वैल्यू भी हम पुटअप करेंगे। तो आपको याद आ रहा होगा, स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो सी डी होगा, इस सी डी की लेंथ कितनी होगी, एल। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी एल थी, इसकी लेंथ भी होगी एल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम सी डी की जगह पुटअप करेंगे एल, स्मॉल एल। सो फाइनली ये हो जाएगा आई एल बी। सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी आई एल। सो F4 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई बी आई एल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो F3 और F4 दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, बी आई एल इसकी भी है और बी आई एल इसकी भी है। और ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर जब हम फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर भी ऑब्वियसली जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और हमारी सेंट्रल फिंगर को हम अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब अलाइन करेंगे, सो डेफिनेटली वी विल फाइंड आउट, हमारा जो थंब होगा लेफ्ट हैंड का वो पॉइंट आउट करेगा इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सी है, आपसे दूर जाती हुई, अवे फ्रॉम द रीडर, आपसे दूर जाती हुई डायरेक्शन है ना। आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं ये उस डायरेक्शन में आपको फोर्स यहाँ पर नज़र आएगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी, ऑब्वियसली वो अभी हमने कैलकुलेट की, वो भी कितनी है, बी आई एल। यहाँ पर भी हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो कितनी है, बी आई एल। ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स की वैल्यू कैसी है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल। दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू कैसी है, एग्जैक्टली इक्वल। लेकिन ये दोनों जो फोर्स हैं वो कैसे हैं, वो लाइन ऑफ साइट में नहीं है। लाइन ऑफ साइट में नहीं है इसलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। ध्यान दो, अगर फोर्स इस तरह से होता F3 तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैलकुलेट करता है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये दोनों फोर्स हैं तो वैल्यू में सेम, बट दोनों अलग अलग आर्म पर एप्लीकेबल हैं। और अलग अलग आर्म पर भी इस तरह से एप्लीकेबल हैं कि इनकी लाइन ऑफ साइट अलग अलग है। मतलब ये यहाँ पर है और सपोज इसकी लाइन ऑफ साइट कहीं और है। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों फोर्स जो होंगे जब इस आर्म पर होंगे, और ये आर्म जो होगी वो कैसी है, पूरी तरह से सस्पेंडेड है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये फोर्स इस कॉइल को इस तरफ लेकर जाएगा, ये वाला फोर्स इस तरफ लेकर आएगा। तो यहाँ पर एक इक्वल एंड अपोजिट जो इफेक्ट क्रिएट होगा, ये इस पर्टिकुलर कॉइल को रोटेट करेगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर F3 और F4 मिलकर क्या करेंगे, एक टॉर्क क्रिएट करेंगे, टॉर्क, ठीक है, एक टॉर्क क्रिएट करेंगे। और ये टॉर्क क्या करेगा, ये इस कॉइल ABCD को रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर डायग्राम हमने बना दिया। ये आर्म हो गई सपोज AD, हमारी आर्म हो गई है Y, क्योंकि देखिए इन दोनों फोर्स में जो डिफरेंस होगा, जो सेपरेशन होगा, वो किसके इक्वल होगा, अगर आप देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा, AD के, इस AD के। तो सपोज थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि ये वाला फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल है और ये वाला फोर्स यहाँ पर, बिल्कुल आप इस तरह से कंसिडर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। सॉरी, थोड़ा सा इंक्लाइन बनाना पड़ेगा मुझे, कुछ इस तरह से बिल्कुल F4 के पैरेलल मैंने यहाँ पर बना दिया, ये हो गया F4, और यहाँ पर भी मैंने बना दिया, दिस इज़ F3। तो बिल्कुल यही सीन हम कंसिडर कर रहे हैं, यही वाला सीन हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सीन है F3 इस तरफ AD के और F4 AD के अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो बिल्कुल यही आपने एक डायग्राम हमने छोटा सा बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडी हो गई, इसमें F3 और ये F4 दोनों की वैल्यू लिख दी BIL। अब यहाँ पर ऑब्वियसली इस एडी के नॉर्मल कौन था, YN, आप देख सकते हैं यहाँ पर एडी के नॉर्मल कौन था, YN इज़ अ नॉर्मल टू द एडी, ठीक है। नॉर्मल हो गया, इसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना था, थीटा, वो भी हमने सारा कैलकुलेट करके यहाँ पर वैसे कि वैसा बना दिया है। बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एंगल बना दिया, YN और B के बीच का एंगल थीटा, और इसकी विथ हो गई B, AD की विथ कितनी थी, B। अब यहाँ पर सपोज हमने कंसिडर किया कि B, जो मैग्नेटिक फील्ड B और इस AD का ये वाला जो पार्ट है, इसका एंगल कितना है यहाँ पर, अल्फ़ा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें थोड़ा सा, सो टू फोर्सेस F3 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मैंने जैसा कहा F3 और F4 कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, और फोर्स शोज इन द फिगर ऑलरेडी व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉइल। जब हम देखेंगे तो हमको बिल्कुल इस तरह से व्यू नज़र आएगा, मैंने अभी आपसे कहा बिल्कुल वैसे कि वैसे ही। सो यहाँ पर फोर्स टॉर्क क्या होगा, तो देखिए टॉर्क क्या होता है, हमेशा टॉर्क जो होता है, दोनों फोर्स में से हम किसी एक फोर्स को ले लें और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो अगर हम कंसिडर कर लें, तो ये दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स कंसिडर कर लीजिए आप, F3 या F4, और इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, AD। सो इनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना होगा, वो होगा KD। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होगा वो होगा KD। परपेंडिकुलर सेपरेशन मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, इस तरफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, दोनों पॉइंट यहाँ पर मिले, ऑब्वियसली यहाँ पर ये इस लाइन ऑफ साइट में है, तो यहाँ पर इनके बीच का सेपरेशन होगा KD। ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ऑब्वियसली अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है पूरी तरह से, तो परपेंडिकुलर सेपरेशन मुझे निकालना है, तो परपेंडिकुलर सेपरेशन निकालने के लिए मैंने इस तरह से एक्सटेंशन किया, D से A से इनको मिलाया, तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन होगा वो हो जाएगा KD। सो इसी तरह से टॉर्क जो हो जाएगा वो कोई भी एक फोर्स ले ले हम, और उनके बीच का सेपरेशन ये हो गया KD। ठीक है। अब यहाँ पर KD की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो KD की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए अगर आप देखें यहाँ पर तो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल जो क्रिएट हो रहा है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखें तो एंगल के सामने वाली आर्म क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिस आर्म पर एंगल बना होता है वो होती है बेस, और ऑब्वियसली ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। यहाँ पर अगर आप साइन थीटा अप्लाई कर दें तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और ऑब्वियसली परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप देखें तो वो है आपका KD। यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर उठा के पुटअप कर दिया KD। और H की वैल्यू कितनी है, तो H की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो H की वैल्यू है B, हाइपोटेनियस की वैल्यू है AD, और AD की जो विथ है यहाँ पर कितना है, B, ठीक है। सो इसी तरह से हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया B, तो यहाँ से आप पाएंगे KD की वैल्यू हो जाएगी B साइन थीटा। तो KD की वैल्यू आ गई हमारे पास B साइन थीटा। सो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया KD की जगह पर B साइन थीटा यहाँ पर पुटअप कर दिया, KD की वैल्यू हो जाएगी AD साइन थीटा, मतलब B साइन थीटा। और ऑब्वियसली टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, सो यहाँ पर देखिए आप, ये जो टॉर्क है आइदर फोर्स हो गया हमारा BIL, हमने पुटअप कर दिया, फोर्स की वैल्यू BIL हो गई, और यहाँ पर KD की वैल्यू हो गई B साइन थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और यही जो टॉर्क होगा वो ABCD को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा। अब यहाँ पर थीटा की अगर हम बात करें, सो देखिए ये जो थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड B और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल। अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एंगल बचा हुआ क्या होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, सो आर्म, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियरली मुझे दिख रहा है इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, और उसमें से इतना है थीटा, तो ये बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ याद रखिए 90 माइनस थीटा है। सो मैंने रब किया, फाइनली मुझे मिला ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा है ये एंगल। अब देखिए ऑब्वियसली सी बात है, ये कितना हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है इसलिए ये होगा 90 डिग्री। सो अभी मुझे ये वाला एंगल नहीं पता, ये वाला, ये अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये वाला हो गया 90,
ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसे। सो ये देखिए ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90, और ये एंगल अभी हमें पता नहीं, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है लेकिन ये थीटा आया कैसे वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब देखिए अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की तीनों आर्म जो है उन तीनों आर्म का एंगल का एडिशन कितना होता है हमें पता है, तीनों आर्म के एंगल का एडिशन होता है सपोज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये एंगल मुझे नहीं पता, इस एंगल को सपोज मैं अभी फाई बोल देता हूँ, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ फाई, अननोन एंगल। तो यहाँ पर मैंने लिखा फाई प्लस ये वाला एंगल मुझे पता है कितना है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया प्लस 90 माइनस थीटा, तीनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90, ये हो गया, इससे कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू थीटा। तो फाइनली यहाँ पर मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू थीटा, तो इसीलिए यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होगी ये थीटा कहाँ से आ गया। तो थीटा एक्चुअली बाय कैलकुलेशन आया हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर थीटा। सो is already set the direction of magnetic field B makes an angle theta with the normal xm and yn, हमने कहा जैसे to the plane of the coil, so therefore angle KAD will be theta also, एंगल KAD जो होगा वो भी क्या होगा थीटा होगा, जैसा भी हमने कैलकुलेट किया एंगल KAD भी क्या होगा यहाँ पर थीटा होगा। सो इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो थीटा एंगल है वो क्या होगा BI, अब देखिए अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं BIL मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा। अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो L क्रॉस B, अगर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर L और B की अगर मैं बात करूँ तो L क्या है यहाँ पर, L बेसिकली है लेंथ ऑफ द कॉइल, या लेंथ ऑफ द कॉइल होगी ऑब्वियसली, और B इज़ अ ब्रीथ ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कॉइल का अगर एरिया मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, देखिए। सो ये हो गया L और ये हो गया B, इसका एरिया पे रेक्टेंगल है तो इसका एरिया A इज इक्वल टू हो जाएगा L क्रॉस B, L मल्टीप्लाइड B। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इस इक्वेशन में L क्रॉस B की जगह A पुटअप कर सकते हैं। सो फाइनली हम यहाँ पर देखिए अभी जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया A, ये हो जाएगा A। सो फाइनली ये हो जाएगा क्योंकि L क्रॉस B इज इक्वल टू A, एरिया ऑफ द कॉइल ABCD। सो फाइनली यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा BIA साइन थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क की एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास, BIA साइन थीटा। ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर IA क्या हो जाएगा, और जिस तरह से हमने देखा था करंट और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, कंडक्टर की लेंथ, जब भी किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो उस कंडक्टर की लेंथ और उससे फ्लो होने वाली करंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट। इसी तरह से अगर कंडक्टर की लेंथ के बजाय हम किसकी बात करें, उसके एरिया की बात करें और करंट की बात करें तो ये शो करेगा उसके डाइपोल मोमेंट को। So as seen from the top of the coil, the torque is so produced, so rotate the coil in the anti clockwise direction। मैंने आपसे कहा था कि ये टॉर्क क्रिएट होगा, ये कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सो यहाँ पर ये जो करंट एलिमेंट और एरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा IA, ये डिफाइन करेगा डाइपोल मोमेंट को। सो हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू, अब ये साइन थीटा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर IA क्रॉस B इसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड या क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क साइन थीटा का एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। सो वेयर A इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द वाई एंड वाई डैश एंड डैश। ठीक है, हमें पता है हमेशा किसी भी पर्टिकुलर प्लेन के एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल टू द प्लेन होती है, हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन, एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसी तरह से नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगी, या तो वाई एन डायरेक्शन में होगी या फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वाई डैश एंड डैश। ठीक है, मैं इसे वाई डैश एंड डैश लिख सकता हूँ, ठीक है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर so where A is a vector representing the area of the coil and is directed along the y dash or y dash and dash, so normal to the plane of the coil। सो यहाँ पर IA जो होगा, IA इसे जैसा मैंने आपसे कहा इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे M से, और M क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप, ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। सो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा M क्रॉस प्रोडक्ट विद द B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M विथ मैग्नेटिक फील्ड B। सो इस तरह से हमने यहाँ पर लगने वाले टॉर्क का कैलकुलेशन कर लिया, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा
आरपीएम से आपका कॉइल जो है वो रोटेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आरपीएम से कॉइल रोटेट करेगा। टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, करंट जितना ज़्यादा अमाउंट का फ्लो होगा उतनी ज़्यादा आरपीएम से, उतना ज़्यादा टॉर्क क्रिएट होगा, उतने ज़्यादा आरपीएम से कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है, और ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर भी अगर देखिए साइन थीटा मतलब बी और आई ए, अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो बी और आई ए इनके बीच का जो एंगल है साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ये मैक्सिमम होगा। मतलब आपने अगर प्लेन को, जो प्लेन सस्पेंड किया हुआ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया है उसी बेसिस पे किया हुआ है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉर्क को अगर ज़्यादा क्रिएट करना है, अगर आपको कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करना है तो उसके लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, ज़्यादा करंट भी चाहिए, और पोजीशन ऑफ द कॉइल हमेशा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं परपेंडिकुलर ही प्लेस किया हुआ है हमने। अब चलिए इस पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द 100 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द 40 cm। अब यहाँ पर देखिए जो कॉइल है वो कैसी है, 100 टर्न्स की है। 100 टर्न्स की अगर कॉइल है तो सीधी सी बात है टॉर्क में एन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर आगे, क्योंकि ये तो एक टर्न के लिए बात की थी हमने ABCD, ऐसे जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे उतना टॉर्क ज़्यादा क्रिएट होगा, उतने मल्टीपल में, तो यहाँ से एन्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा BIA साइन थीटा इंटू एन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें हमसे क्या कहा, हमसे कहा कॉइल ऑफ द, इस कॉइल की लेंथ है 40 सेंटीमीटर और विड्थ है 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली यहाँ से एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है। सो कैरिंग द करंट ऑफ द 10 एम्पियर, यहाँ पे करंट की वैल्यू भी हमें दे दी है। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का अगर ये एंगल बना रहा है, सो ये जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, ये कैलकुलेशन किया है 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा थीटा वो हो जाएगा अब 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पर कॉस थीटा। सो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है, एरिया की वैल्यू, ठीक है, एंड करंट की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 5 टेस्ला, और यहाँ पर एंगल दिया है हमें 60 डिग्री, एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। सो फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच का एंगल है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसे। हमने अभी जो कैलकुलेशन किया था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये कॉइल के परपेंडिकुलर से एंगल कैलकुलेट किया था थीटा। थीटा हमने हमेशा कौन सा कैलकुलेट किया, आप देखें थीटा क्या है, थीटा इज़ अ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड से ये जो कॉइल है, इस कॉइल का एंगल थीटा है, कॉइल का एंगल थीटा है। ठीक है, कॉइल का एंगल थीटा है जो 60 डिग्री हमें दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू। तो ऑब्वियसली सी बात है ये हमने थीटा किसके रिस्पेक्ट में लिया था, इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखें, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ इसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। अभी हमने जो कैलकुलेशन किया टॉर्क का BIA साइन थीटा, ठीक है, ये टॉर्क का कैलकुलेशन किया। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन और नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है। हमें जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कहा है कैरिंग द, ये जो कॉइल है मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कॉइल है जिसकी विथ 20 सेंटीमीटर और लेंथ 40 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड विथ 20 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कॉइल 60 डिग्री का एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इसे अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख देता हूँ। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर अब थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल कितनी होगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब अगर ये 60 डिग्री है
तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू बची हुई होगी 90 माइनस 60, सॉरी 90 माइनस थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा या 90 माइनस अल्फ़ा, सॉरी फिर से लिख रहा हूँ इसको, ये है अल्फ़ा। ठीक है, ये है अल्फ़ा। तो और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 90 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 90 माइनस अल्फ़ा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 90 माइनस अल्फ़ा। सो यहाँ पर इस थीटा की जगह हम पुटअप कर देंगे 90 माइनस अल्फ़ा, और 90 माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू BIA, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। सो यही कैलकुलेशन, बस यही चीज़ इसमें समझने वाली थी, बाकी तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सो फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फाइनली अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा BIA कॉस अल्फ़ा। और यहाँ पर क्योंकि 100 टर्न्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ ज़्यादा टर्न की बात हो रही है, हमारा जो कैलकुलेशन था वो सिर्फ एक टर्न के लिए था, इसलिए n से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर n BIA कॉस अल्फ़ा। सो लेट्स पुट द वैल्यू, n की जगह 100, b की जगह 5 टेस्ला ऑलरेडी दिया हुआ है, करंट I 10 एम्पियर की दी हुई है हमें, और a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 800 सेंटीमीटर स्क्वायर या 8 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर मीटर। हम यहाँ पर SI यूनिट पुटअप करेंगे और कॉस 60, और फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी 200 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू मिल गई कॉइल के लिए। सो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस इसमें समझने वाले एंगल का कैलकुलेशन ही समझना था, इंपॉर्टेंट था वो। तो आई होप आपको ये रेक्टेंगुलर कॉइल का रोटेशन समझ में आ गया होगा कि व्हेन करंट कैरिंग सर्कुलर रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B, then how the torque will be created and what will be the parameter at which the torque will gets depend. So इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स सारे के सारे क्लियर हों, और इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।